ठीक है, हेडिंग दिया SHM एज प्रोजेक्शन ऑफ UCM. UCM म्हणजे काय? व्हॉट इज UCM बच्चों? UCM इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. तो ये पढ़ने से पहले UCM हमने याद करना चाहिए, है ना? तो एक बार याद कर लेते UCM क्या होता है. UCM का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. पार्टिकल कौन से पाथ में चलता है? सर्कल के सरकमफेरेंस पे. सही बात है. पार्टिकल विल मूव अलोंग सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल. किसी भी पॉइंट पे अगर पार्टिकल है तो उसका पोजीशन वेक्टर हम लोग रेडियस वेक्टर से बताते हैं. सही बात है. सपोज यहाँ से यहाँ तक रेडियस वेक्टर गया तो जो एंगल बनता है उस एंगल को हम लोग बोलते हैं थीटा, एंड दिस थीटा इज रिलेटेड विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा बाय दिस फॉर्मूला थीटा इक्वल टू ओमेगा टी. ये बताएं ओमेगा इक्वल टू थीटा बाई टी होता है इस केस में यूनिफॉर्म सर्कुलर में. ओमेगा जो है इट इज़ कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर स्पीड एंड इट इज़ कांस्टेंट. किस केस में? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में. अब आपको समझेगा कि मैंने जो डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा था, डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सा था SHM का? d2x/dt² प्लस ओमेगा स्क्वायर x इक्वल टू 0. इसमें मैंने इस ओमेगा को क्या बोला था? एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी. तो वो नाम आता है यहाँ से, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से वो नाम आएगा. तो मैंने बताया था कि उसका रिलेशन यहाँ पर सर्कुलर मोशन से. वो देखते हैं अभी कैसा है रिलेशन. ठीक है. तो अब इस आपके बुक में दो चीज़ें बताइए. ऐसा एक एग्जांपल लिया है जहाँ पर एक रॉड है एंड दैट रॉड इज़ रोटेटिंग. ठीक है. आप इमेजिन कर लो. चलो यही सिचुएशन है. एक आपके पास रॉड है, रॉड को इमेजिन कर लो एंड दैट रॉड इज़ रोटेटिंग लाइक दिस. ठीक है. यहाँ पर एक लाइट सोर्स है और यहाँ पर एक पर्दा है. रॉड यहाँ से ऐसे रोटेट कर रहा है और आपको पर्दे पे उसका शैडो देखना है. तो शैडो कैसा बनेगा? इमेजिन करो. ये सर्कल है, यहाँ पर पर्दा लगा हुआ है, स्क्रीन यहाँ पर है. दिस इज़ द स्क्रीन. दोनों तरफ स्क्रीन है. लाइट यहाँ से भी आ रहा है और लाइट यहाँ से भी आ रहा है. मेरा रॉड जो है वो यहाँ पर है ऐसा. तो अब शैडो कहाँ बनेगा? इस स्क्रीन पे. कैसा शैडो बनेगा? ऐसा. दिस विल बी द शैडो. जब मेरा रॉड यहाँ आ जाएगा, एंगल उसका चेंज हो जाएगा ऐसे घूमते घूमते, तो शैडो का साइज़ क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा क्या नहीं? सही बात है. जब मेरा रॉड इस तरफ आ जाएगा यहाँ पर कहीं तो शैडो इस तरफ बनेगा, इस पर्दे पे, मतलब डायमीटर पे ही बनेगा बट इस तरफ से, एंड शैडो विल लुक समथिंग लाइक दिस. सही बात है. जब मेरा रॉड ऐसा आ जाएगा इस एंगल पे तो शैडो कैसा बनेगा? ये बन गया शैडो. सो थोड़ा याद करो, मैंने वेक्टर्स 11th में जब पढ़ाया था तब आपको ये कंसेप्ट बताया था शैडो का, वेक्टर्स के केस में डॉट प्रोडक्ट पढ़ाते वक्त. तो शैडो बेसिकली होता क्या है? तो अगर ये वेक्टर है तो ये उसका प्रोजेक्शन है इस एक्सिस पर, है ना. और प्रोजेक्शंस को हम लोग कैसे निकालते हैं? इसका अगर मुझे लेंथ निकालना है, चलो यहाँ इस तरफ मैं बना देता हूँ. सपोज मेरा रॉड यहाँ पर है तो शैडो यहाँ बनेगा ऐसा. लाइट सोर्स इधर से आ रहा है. दिस विल बी द शैडो. और ये शैडो मतलब क्या है? दिस इज़ प्रोजेक्शन. शैडो का मतलब ही होता है प्रोजेक्शन, है ना. प्रोजेक्टर क्या करता है? प्रोजेक्ट करता है. शैडो को प्रोजेक्ट करता है स्क्रीन पे. सो इसका यहाँ पर प्रोजेक्ट किया है इस एक्सिस पे. दिस इज प्रोजेक्शन. इफ़ दिस एंगल इज थीटा और ये है r, तो ये वाले पार्ट का लेंथ कितना होगा? r cos थीटा होगा. ये हमने वेक्टर्स में भी सीखा था. यहाँ पर यही कंसेप्ट यूज़ करने वाले हम लोग. ठीक है. बस एंगल हम लोग इस x एक्सिस से मेजर करेंगे. वी विल कॉल दिस एज x एक्सिस, दिस एज y एक्सिस. आपके बुक में दो अप्रोच है. एक है रॉड वाला अप्रोच, रॉड घूम रहा है और उसकी शैडो बन रही है. दूसरा है वेक्टर और वेक्टर का प्रोजेक्शन. तो मैंने ऑलरेडी आपको वेक्टर पढ़ा दिया, वेक्टर का प्रोजेक्शन पता है. हम लोग वेक्टर मेथड से करेंगे इस चीज़ को. ठीक है. मतलब वेक्टर का प्रोजेक्शन वाला कंसेप्ट लेंगे. एंड व्हाट वी विल लुक एट इज दिस. जब ये इस वेक्टर का प्रोजेक्शन यहाँ पर है, नाउ लुक एट दिस पॉइंट और फुट ऑफ प्रोजेक्शन. दिस पॉइंट इज कॉल्ड फुट ऑफ प्रोजेक्शन. प्रोजेक्शन का पैर कहाँ पर गिर रहा है? यहाँ पर. तो ये जो प्रोजेक्शन का फुट है, इफ़ यू लुक एट मोशन ऑफ दिस प्रोजेक्शन, पार्टिकल ऐसे गोल घूम रहा है. इमेजिन करो प्रोजेक्शन अभी यहाँ है. पार्टिकल जब यहाँ से यहाँ जाएगा, प्रोजेक्शन यहाँ से यहाँ जाएगा. पार्टिकल जब यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है, प्रोजेक्शन कैसे चलेगा? पार्टिकल इधर, प्रोजेक्शन इधर. पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया, प्रोजेक्शन कहाँ से कहाँ जा रहा है? पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया, प्रोजेक्शन कैसा मूव कर रहे हैं? नाउ लुक एट द मोशन ऑफ प्रोजेक्शन एज वेल एज मोशन ऑफ पार्टिकल. ये पार्टिकल है, ये प्रोजेक्शन है.
तो इसका मोशन कैसा हो रहा है, ये कौन सा टाइप का मोशन है, इट्स अ लीनियर एसएचएम, ठीक है। लीनियर एसएचएम है तो लीनियर एसएचएम का इक्वेशन क्या आता है, एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये फॉर्मूला है, मतलब एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। तो अगर ये सच में लीनियर एसएचएम है, दिखने में तो लग रहा है, बट सच में अगर होगा तो मैथमेटिकल इक्वेशन भी सेटिस्फाई होगा। तो इस केस में ये जो पार्टिकल है उसका एक्सेलरेशन अगर मेरा माइनस एक्स के प्रोपोर्शनल है, व्हाट इज एक्स देन, दिस डिस्टेंस इज एक्स, सही बात है ना, ये डिस्टेंस एक्स। अब यही प्रोजेक्शन मैं यहाँ पर भी ले सकता था, यहाँ ले लेता तो भी ऐसा मूव होता, यहाँ लिया तो ऐसा मूव होगा। तो कोई भी प्रोजेक्शन ले लो, आपका चॉइस है, किसी भी एक डायमीटर पे। ये सर्कल है, सर्कल के इनफाइनाइट डायमीटर होता है, आप एक्स एक्सिस को डायमीटर ले लो, वाई को ले लो, या फिर और कोई एक्सिस बना लो, चलता है ना। हम लोग एक्स पे लेके इसको स्टडी करेंगे, चलेगा। बुक में अलग अलग हो सकता है, मैं एक कॉमन केस पढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो हम लोग क्या प्रूफ करेंगे कि अगर ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन में, कौन सा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, देन द फुट ऑफ प्रोजेक्शन विल परफॉर्म लीनियर एसएचएम। मतलब इसका जो ये डिस्प्लेसमेंट है, इसका जो एक्सेलरेशन है, उसमें ये रिलेशन है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स वाला, ठीक है। तो ये हो गया कुछ बेसिक चीज़ें सर्कुलर मोशन के बारे में। ये एंगल जो है ये थीटा है, थीटा इक्वल टू ओमेगा टी है ना। अब यही डायग्राम लेके करेंगे, प्रोजेक्शन सिर्फ एक्स एक्सिस पे लेंगे तो अपने को आसान होगा समझने के लिए। तो हम लोग शो ये करेंगे कि प्रोजेक्शन ऑफ यूसीएम ऑन डायमीटर परफॉर्म्स एसएचएम। ये हम लोग प्रूव करेंगे। हम लोग क्या प्रूव करेंगे, हम लोग ये यहाँ पर प्रूव करने वाले हैं कि प्रोजेक्शन ऑफ यूसीएम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और एक्चुअली पार्टिकल परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑन एनी डायमीटर इज एसएचएम। ये हम लोग प्रूफ करेंगे यहाँ से, ये अपना टास्क है। तो ऑब्वियस बात है, अगर हमें ये प्रूफ करना है तो हमें एक सर्कुलर मोशन वाला डायग्राम चाहिए, ठीक है। तो आपके टेक्स्ट बुक में उन लोगों ने वाई एक्सिस पे प्रोजेक्ट किया, हम लोग एक्स पे कर लेते हैं, चलेगा, है ना। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप एक्स पे करो वाई पे करो, वैसे कोई ज़्यादा उससे नुकसान नहीं हो जाएगा। तो एक सर्कुलर पाथ बना लेते हैं हमारे पार्टिकल के लिए। दिस इज सर्कुलर पाथ, दिस इज द वाई एक्सिस ले लो, ये एक्स एक्सिस ले लो, दिस इज पोजिशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल एट टी इक्वल टू 0। सो जो t इक्वल टू 0 पे फेज होता है, लेट अस कॉल दैट फेज इज फाई। अब मैंने ये इसके बारे में लास्ट टाइम बताया नहीं था, तो इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। याद करो, एसएचएम लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए x इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट का जनरल फॉर्मूला था a साइन ओमेगा टी प्लस फाई। दिस फाई वॉज उसको हमने अलग अलग वैल्यूज लिया था। इफ पार्टिकल इज एट मीन पोजिशन फाई वॉज 0, पार्टिकल इज एट एक्सट्रीम फाई का वैल्यू π/2। सो दिस फाई इज कॉल्ड ईपॉक, या फिर इसके लिए दो नाम है, इनिशियल फेज, या फिर एक और नाम है फेज कांस्टेंट। ये बताता क्या है हमें, ये हमें इनिशियल इन्फॉर्मेशन देता है कि पार्टिकल जब स्टार्ट कर रहा है मोशन तो वो कहाँ से स्टार्ट कर रहा है ना। पार्टिकल कहीं से भी मोशन स्टार्ट कर सकता है। किसी स्प्रिंग को आप जैसे स्प्रिंग मास ऑसिलेटर है, एक्सट्रीम से भी छोड़कर उसका ऑसिलेशन ले सकते हो, मीन से भी उसको धक्का देके उसका ऑसिलेशन ले सकते हो, बीच में भी रख सकते हो। तो कहीं से भी आप उसका ऑसिलेशन स्टार्ट कर सकते हो, या फिर वो ऑसिलेशन चल रहा है, आप किसी भी पॉइंट से उसका मोशन स्टडी कर सकते हो। जिस पॉइंट से आपने स्टडी करना स्टार्ट किया उस पॉइंट से टाइम आपका 0 हो गया, वहाँ से स्टडी स्टार्ट होगा। सो इनिशियल फेज जो है वो ये एंगल है, एंड याद रखना ये एंगल्स है। एंगल्स क्यों, तो यहाँ पर समझ में आएगा। पार्टिकल, अगर मेरा पार्टिकल लीनियर एसएचएम कर रहा है तो ऑब्वियस बात है वो इस डायमीटर पे करने वाला है ना। प्रोजेक्शन विल परफॉर्म एसएचएम, सही बात है। तो जब मेरा पार्टिकल इस पॉइंट पे है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग फेज एंगल यहाँ पर होगा, ठीक है, इसलिए वो फेज है इनिशियल फेज इपॉक। तो लेट अस इमेजिन कि हमारा मोशन जो है वो जनरली कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है, तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया, है ना। सिंपल करना होता तो हम लोग x इक्वल टू 0 से स्टार्ट कर देते मोशन, तो कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाता। बट लेट अस डिराइव फॉर जनरल केस। यहाँ से स्टार्ट हुआ है मोशन एंड द पार्टिकल इज परफॉर्मिंग यूसीएम, सो इट्स एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज कांस्टेंट। ये सारा लिखना है यहाँ पर, मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। नोट्स के डेरिवेशन में ये सारा मिल जाएगा कि क्या लिखना है,
क्या क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन ये आएगा, आया तो। सो आफ्टर टाइम टी, आफ्टर, यहाँ पर लिख देता हूँ चलो, लेट पार्टिकल मूविंग इन UCM with angular velocity ओमेगा, ठीक है। इन टाइम टी, इन टाइम टी, टी टाइम में एंगल मेड बाय पोजीशन वेक्टर, रेडियस वेक्टर, रेडियस वेक्टर विथ एक्स एक्सिस कितना हो जाएगा? टी टाइम के अंदर यहाँ से यहाँ चला जाएगा, यहाँ पर था, यहाँ से यहाँ चला गया टी टाइम के अंदर, तो यहाँ से यहाँ तक का ये एंगल कितना हो जाएगा? थीटा इक्वल टू ओमेगा टी, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। फॉर्मूला क्या है? ओमेगा इक्वल टू थीटा बाई टी। अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है मतलब थीटा इक्वल टू ओमेगा टी। स्टार्ट ही यहाँ से कर रहा है तो टी टाइम में यहाँ से यहाँ जाएगा तो ये एंगल हो जाएगा ओमेगा टी। सो टोटल एंगल कितना हो गया? टोटल एंगल विद द एक्स एक्सिस दैट इज ओमेगा टी प्लस 5, ये हो गया आपका एंगल, ये वाला एंगल। दिस एंगल इज नाउ ओमेगा टी प्लस 5 टोटल एंगल, ठीक है। सो हमारे पास ये एंगल आ चुका है। अब प्रोजेक्शन कहाँ पर होगा? यहाँ पर होगा, इस पॉइंट पे। ये m होगा तो ये m डैश होगा, है ना, दूसरा कोई तो पोजीशन। तो m यहाँ पर मूव कर चुका है जब मेरा पार्टिकल यहाँ से आ जा रहा है। पार्टिकल और आगे जाएगा तो ये m और शिफ्ट होते जाएगा। नाउ दिस लेंथ इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, सही बात है। सो यहाँ पर लिखते हैं लेट, क्या लिखते हैं? लेट x be the displacement from mean position। किसका डिस्प्लेसमेंट? पार्टिकल तो यहां से आ जा रहा है। प्रोजेक्शन का डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट किसका? यहां चाहिए तो लिख लो, प्रोजेक्शन का। हम लोग उस प्रोजेक्शन का स्टडी कर रहे हैं। पार्टिकल तो सर्कुलर मोशन में, मूव कौन कर रहा है यूसीएम में? वो उसका प्रोजेक्शन, उसकी जो शैडो है, अगर रॉड होता तो रॉड की शैडो, पार्टिकल होगा तो पार्टिकल की शैडो, शैडो मूव कर रही है इस तरह से। यही हमें बताना है यहाँ पर, यही तो हमें पढ़ना है। तो चलो, ये हमने लिख दिया कि x उसका डिस्प्लेसमेंट है। तो x के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं? फ्रॉम दिस ट्राइंगल, नाम दे देते हैं O, पार्टिकल को P लिखते हैं और इसको M लिख लेते हैं, M और इसको M डैश लिख लेते हैं, है ना, क्योंकि अपने काम का ये है। सो इन ट्राइंगल OPM, OPM ट्राइंगल देखो, इज इट अ राइट एंगल ट्राइंगल? तो मुझे बताओ कॉस ऑफ एंगल, एंगल कितना है? ओमेगा टी प्लस 5, ये एंगल है ना, 90 कहाँ है रे? ये वाला एंगल, कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस 5, ये कितना हो जाएगा? कॉस ऑफ थीटा कितना होता है? एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस। ये लेंथ को A ले लो, है ना, रेडियस को क्या ले लो? रेडियस वेक्टर। लेट पार्टिकल मूविंग इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एंड रेडियस वेक्टर, रेडियस A, रेडियस A ले लेते हैं, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा देखो, कॉस ऑफ दिस एंगल इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। सो एडजेसेंट इज x, कॉस क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, सो x अपॉन a। सो x इक्वल टू क्या हो गया? a कॉस ओमेगा टी प्लस 5 हो गया। याद करना हमारा जनरल इक्वेशन साइन का था, यहाँ कॉस का आ रहा है ना। फिर भी देखो, चलो हमें अगर इसे यूसीएम प्रूफ करना है तो हमें क्या करना होगा? इससे हम लोग नहीं बता सकते कि वेदर इट इज़ यूसीएम और नॉट। कहाँ से बता सकते हैं? इससे हम लोग एसएचएम है या नहीं, ये नहीं बता सकते। एसएचएम के लिए क्या बताना ज़रूरी होता है? एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू -x, ये बताना है। तो इसको 2 बार डेरिवेटिव लेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? टाइम या x? विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम डेरिवेटिव लेंगे ना। सो वेलोसिटी आ जाएगा dx/dt। कॉन्स्टेंट्स कौन कौन है? a कांस्टेंट है, बाहर ले लो। कॉस का डेरिवेटिव बताओ, माइनस साइन, तो थोड़ा आगे लिख लेते हैं, माइनस साइन
ओमेगा टी प्लस फाइव, ओमेगा टी प्लस फाइव का डेरिवेटिव ओमेगा, याद है कल किया था हमने। ओमेगा टी प्लस फाइव का डेरिवेटिव क्या आता है, ओमेगा आता है, सॉल्व करके देखना, ठीक है। ये आ गया मेरा वेलोसिटी, मुझे वेलोसिटी चाहिए क्या, नहीं मुझे तो एक्सेलरेशन चाहिए। सो वापस से क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग अगेन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये हो जाएगा एक्सेलरेशन विच इज डी बाई डी टी। तो वापस से इसका डेरिवेटिव माइनस ए ओमेगा कॉन्स्टेंट बाहर ले लो, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, ओमेगा टी प्लस फाइव का डेरिवेटिव कितना, ओमेगा, और वो पिछले वाले ओमेगा से मल्टीप्लाई हो गया, ओमेगा स्क्वायर हो गया। सो नाउ टेक दैट माइनस ओमेगा स्क्वायर आउट, ब्रैकेट में क्या है, ये क्या है ब्रैकेट के अंदर, एक्स है क्या, ये क्या है, एक्स है। सो फ्रॉम यहां लिखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 इक्वेशन देखो, ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये क्या है, ये एक्स है। सो ए इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, दिस इंप्लाइज द मोशन इज मोशन ऑफ प्रोजेक्शन इज SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। हो गया प्रूफ, ठीक है। बुक वाला देख लेना, बुक वाला थोड़ा बहुत उन्होंने क्या किया है पता है क्या, वाई एक्सिस पे लिया है ना, वो एक काम किया और उन्होंने 2-2-3-3 अलग अलग टाइप के डेरिवेशन करके अल्टीमेटली उन लोगों ने प्रूफ तो यही किया है कि एक्सेलरेशन इज, मेरा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स आया, उनका माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई आएगा, क्योंकि वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन लिया है, नाम अलग दिए है बस, है ना, मोशन तो वही है, एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यही तो प्रूफ करना था, फिर वो एक्स में हो या वाई में हो क्या फ़र्क पड़ता है। फिर उसके बाद प्रोजेक्शन ऑफ वेलोसिटी, प्रोजेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, उन लोगों ने सेम लॉजिक से बताया है सारी चीज़ें, मतलब यही डिफरेंशिएट करके आया है, कोई ज़रूरत नहीं इतना सारा करने की। सो क्या समझ में आ रहा है एट द एंड ऑफ दिस डिस्कशन, दैट जो SHM है वो रियलिटी में क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का प्रोजेक्शन है। इसलिए हम लोग जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टर्म्स थे, जैसे कि एंगल था वहाँ पर, तो यहाँ पर भी हमने फेज़ एंगल ले लिया, ये वाला, ये और ये मिला के ये फेज़ एंगल, ये इनिशियल फेज़ है और ये टोटल फेज़ एंगल है। तो वही कंसेप्ट हम लोग यहाँ पर उठा के ला रहे हैं। जब मेरा पार्टिकल मूव कर रहा है आगे पीछे, यहाँ कहाँ एंगल बन रहा है, यहाँ एंगल नहीं बन रहा है, बट इसी चीज़ को अगर एंगल के टर्म्स में करेंगे तो ये हमारे जो स्टडी है उसको आसान करता है। कैसे आसान करता है वो भी हम लोग आगे पढ़ेंगे फेज़ टॉपिक में। इसके बाद का टॉपिक फेज़ है, जो जिसको हम लोग ज़्यादा डिटेल में देखेंगे कि हाँ अच्छा फेज़ एंगल रहेगा तो यू गेट यूनिक पोजीशन फॉर पार्टिकल, क्योंकि देखो एक ऑसिलेशन में एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, तो इसलिए इसको सर्कल से रिलेट करना आसान है और उससे उसका एनालिसिस अच्छे से कर सकते हैं हम लोग, है ना। तो ये लिख लो यहाँ पर डेरिवेशन, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना फेज। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, फेज ऑफ SHM, ठीक है। तो फेज का इन जनरल डेफिनेशन क्या है, तो फेज का डेफिनेशन है इट इज स्टेट ऑफ ऑसिलेशन एट गिवन इंस्टेंट। सिंपल वर्ड्स में मतलब क्या है, अगर मेरा स्प्रिंग मास ऑसिलेटर है, स्प्रिंग मास ऑसिलेटर याद करो कैसा था, एक स्प्रिंग ले लो, एक मास ले लो, दोनों को कनेक्ट कर दो और कौन से सरफेस पे रखना है इसको, स्मूथ सरफेस, फ्रिक्शनलेस सरफेस, फ्रिक्शनलेस सरफेस पे, और इसको डिस्टर्ब करके छोड़ देना है, इट विल मूव टू एंड फ्रो, ठीक है। आपने सपोज मोशन का स्टडी यहाँ से चालू किया, t=0 पे यहाँ पर है मीन पोजीशन पे, फिर पार्टिकल इधर जाएगा उधर जाएगा, जैसे टाइम बढ़ते जाएगा पार्टिकल अपना मोशन अलग अलग जगह पे दिखाएगा। तो किसी भी वक्त पे लेट अस से t=1.5 सेकेंड पे पार्टिकल कहाँ होगा, व्हाट विल बी द स्टेट ऑफ ऑसिलेशन। हो सकता है पार्टिकल यहाँ हो सकता है इधर हो सकता है यहाँ पर हो सकता है यहाँ कहीं तो हो। सो दैट स्टेट वो कहाँ पर है एट गिवन टाइम, दैट इज कॉल्ड फेज।
ठीक है। इसको दिखाने के दो तरीके, मतलब इसका लोकेशन दिखाना है तो हम लोग एम्पलीट्यूड से दिखा सकते हैं ना। हम लोग बोल सकते हैं कि ये मीन पोजीशन से 2 सेंटीमीटर पे है। अगर मैं बोल दूँ कि मेरा पार्टिकल मीन पोजीशन से 2 सेंटीमीटर पे है, तो हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर? इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, सही बात है। सो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि मेरा पार्टिकल 2 सेंटीमीटर पे है, अगर मैं आपको ये दे दूँ कि मेरे पार्टिकल का जो फेज़ है, फेज़ एंगल जो है, फेज़ एंगल को जनरली हम लोग ये सिंबल यूज़ करते हैं फाई, ये इनिशियल फेज़ है एक्चुअली, बट इन जनरल लेट अस से फेज़ लिख लेते हैं हम लोग, कन्फ्यूजन ना हो इसलिए। तो फेज़ जो है इस वक्त t = 1.5 सेकेंड पे, लेट अस से मैं आपको बोल दूँ कि फेज़ जो है वो π/2 है। सो π/2 फेज़ कब होता है? यहाँ पर, मतलब मुझे पता है कि पार्टिकल प्लस a पर है। क्या यहाँ -a पर भी π/2 होगा क्या? नहीं। अगर मेरा एंगल ऐसा है, फेज एंगल π/3 है, तो कहाँ होगा? π/2 से कम है। π/3 π/2 से कम होता है ना, मतलब पार्टिकल इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कहीं तो है। और एग्जैक्टली कहाँ है वो निकालना है, तो हमारे पास फॉर्मूला है ना, या फिर a sin ωt + φ। मीन पोजीशन से स्टार्ट करेगा तो इनिशियल फेज एंगल 0 होता है। ये इक्वेशन हमारे पास है ऑलरेडी। अगर मैं यहाँ π/3 डाल दूँ t की जगह, या फिर ये पूरा ωt, ये हमारा फेज़ है, ωt इज़ द फेज़, या फिर ωt + φ इज़ द फेज़। टोटल फेज़ क्या होता है अपना? ωt + φ, ये हमारा फेज़ होता है। पार्टिकल मीन से स्टार्ट करें तो फाई का वैल्यू 0 होता है ना। तो ये पूरा फेज़ π/3 है, तो मैंने इसकी वैल्यू π/3 डाल दी, तो sin π/3 कितना होता है? हाँ, सो दिस इज √3/2 टाइम्स a, √3/2 टाइम्स a। तो मुझे लोकेशन पता चल गया। अगर मुझे a का वैल्यू पता है मोशन में, तो मैं √3/2 a, मतलब इट इज़ 1.73 / 2। सो कितना? 0.7 के आसपास, 17 ना 17 के कितना, 76 समथिंग, 0.76 के आसपास यहाँ पर होगा। 0.76 टाइम्स a, जो भी है वो नंबर कैलकुलेट कर लें, 0.76 86 जो भी आ रहा है, तो यहाँ कहीं तो है। तो मैं उस वक्त पर अगर मेरे पास एंगल है, तो वो एग्जैक्ट कहाँ है ये मैं बता सकता हूँ। उसका स्टेट ऑफ ऑसिलेशन मैं एग्जैक्ट बता सकता हूँ। 2 पॉसिबिलिटी नहीं है, डाउट भी नहीं है। अगर मैं सिर्फ डिस्प्लेसमेंट दे दूँ 2 सेंटीमीटर, तो देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज़, मतलब डाउट है, ठीक है, डाउट भी है। और 2 सेंटीमीटर से हमें ये नहीं पता चलता, अगर मेरा x = 2 सेंटीमीटर पे पार्टिकल है, तो इससे ये नहीं पता चलता कि वो यहाँ, तो चलो मैंने बोल भी दिया कि +2 पे है, ये नहीं पता चलेगा कि वो बाद में इस तरफ जाएगा या इस तरफ जाएगा। 2 पॉसिबिलिटी है। पार्टिकल यहाँ से जाते वक्त, इस तरफ भी जाते वक्त 2 सेंटीमीटर पे जाएगा, और वापस आते वक्त भी 2 सेंटीमीटर को टच करेगा। तो मैंने भले +2 सेंटीमीटर भी बता दिया, तो देयर आर स्टिल 2 पॉसिबिलिटीज, सो देयर इज स्टिल डाउट। स्टेट ऑफ ऑसिलेशन नहीं पता चलता। स्टेट ऑफ ऑसिलेशन क्या है? पार्टिकल कहाँ है अभी उस समय पे, और कहाँ जाने वाला है, दोनों चीज़ें पता चले, इससे पता चलता है। अगर मैं फेज π/2 बोल दूँ, तो पार्टिकल कहाँ है? यहाँ। कहाँ जाने वाला है? वापस आएगा, पता चल रहा है। अगर π/3 बोल दूँ तो कहाँ पर है पार्टिकल? यहाँ। कहाँ जाने वाला है? सोचो ना, कहाँ जाएगा? उस तरफ जाएगा। 0 to π/2 के बीच में, जब मेरा एंगल 0 to π/2 ये रेंज में है, 0 to π/2, तो मेरा पार्टिकल यहाँ से यहाँ जा रहा है। फिर कोई भी एंगल 0 to π/2, मतलब 0 to 90 में कोई भी एंगल दे दूँ, तो मेरा पार्टिकल उसी तरफ जा रहा है, मुझे पता है। एम्पलीट्यूड देने की ज़रूरत नहीं, निकाल सकते हैं बट देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यही सफिशिएंट है इन्फॉर्मेशन, है ना। पता चल रहा है कि पार्टिकल किस तरफ जा रहा है, किस एंगल पे कितना दूर होगा वो भी निकाल सकते हैं एम्पलीट्यूड की वैल्यू से। सो हमें स्टेट ऑफ ऑसिलेशन एग्जैक्ट पता चलता है बाय नोइंग दिस फेज, कोई डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। और देख लो, π/2 से अगर मेरा एंगल π/2 से पाई के बीच में होगा, तो कहाँ जाएगा पार्टिकल और कहाँ होगा वो? π/2 से पाई की तरफ, वो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में ही होगा, लेकिन उसका मोशन का डायरेक्शन कौन सा होगा? समझ में आ रहा है? तो हम सब कुछ बता पा रहे हैं उस पार्टिकल के बारे में बस एक एंगल से, इसलिए फेज इंपॉर्टेंट होता है। फेज हमें स्टेट ऑफ ऑसिलेशन के बारे में एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन दे सकता है एट अ गिवन टाइम, क्योंकि ये फेज जो है, ये पार्टिकल मूव कर रहा है, तो वो कोई फिक्स नहीं है, ओवर द टाइम चेंज होने वाला है। क्या फिक्स है? तो इस फेज के अंदर का ये जो फेज कांस्टेंट है, या फिर इपॉक है, इपॉक विच इज स्टार्टिंग फेज, इनिशियल फेज, ये कांस्टेंट है। मोशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये कांस्टेंट है। कब तक कांस्टेंट है हम डिसाइड कर रहे हैं, इसको हम सेट कर रहे हैं।
एम्पलीट्यूड को हम सेट कर रहे हैं, बस इससे ज़्यादा हम लोग कुछ सेट नहीं कर सकते। और उससे हम लोग मोशन का टाइम इवोल्यूशन देख रहे कि फ्यूचर में क्या होगा मोशन का। ठीक है ना भारी सारी चीज़ें। चलो तो ये हो गया अपना फेज ऑफ एसएचएम, बुक में पढ़ लेना बाकी चीज़ें। अब नेक्स्ट जो था वो ग्राफ थे। ग्राफ तो हम लोग पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में, है ना। स्पेशल केसेस भी देख लो फेज के। थीटा इक्वल टू 0 होगा, फेज एंगल 0 होगा तो पार्टिकल कहाँ, फेज 0 होगा तो पार्टिकल कहाँ, यहाँ पर। फेज π/2 होगा तो पार्टिकल उधर, 0 से π/2 30 डिग्री होगा फेज, तो कहाँ पर, बीच में भी तो इस तरफ, और किस तरफ जाएगा, उस तरफ जाएगा। तो एंगल्स देख के आप बता सकते हो। अगर मैं 270 बोल दूँ तो पार्टिकल कहाँ पर, 270 डिग्री माइनस एक्सट्रीम पे। ठीक है, 200 डिग्री बोल दूँ तो कहाँ पर, किस तरफ जा रहा है। हाँ, तो सब कुछ बता पा रहे हो, सिर्फ एंगल बता दिया तो आप सब बता पा रहे हो मोशन के बारे में, इसलिए वो इंपॉर्टेंट है। और हम लोग एंगल्स क्यों यूज़ कर रहे हैं उसका दूसरा रीज़न, इट्स अ साइक्लिक प्रोसेस। एक ऑसिलेशन होने के बाद रिपीट हो रहा है, सर्कल में भी ऐसे ही एक चक्कर लगाने के बाद रिपीट होता है, इसलिए हम लोग वहाँ इसका रिलेशन एंगल से लगा रहे हैं। यहाँ पर रियल में कोई एंगल नहीं है, लेकिन एंगल का यूज़ करने से हमारा काम आसान हो रहा है ना। हमें उस चीज़ को सिर्फ एक वैल्यू से डिस्क्राइब करते आ रहा है। अदरवाइज अगर हम लोग ये एंगल नहीं यूज़ करते तो हमारे पास दूसरा चॉइस क्या था, एम्पलीट्यूड बताओ और एम्पलीट्यूड का डायरेक्शन भी बताओ, डिस्प्लेसमेंट बताओ, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन भी बताओ, है ना। डिस्प्लेसमेंट 2 सेंटीमीटर बताया, फिर मुझे ये भी बताना पड़ेगा टूवर्ड्स राइट या टूवर्ड्स लेफ्ट, मतलब फ्यूचर बताना है। डिस्प्लेसमेंट तो पता नहीं है, डिस्प्लेसमेंट तो 2 सेंटीमीटर ही है, लेकिन उसके बाद वो किस तरफ जाएगा ये भी डिस्क्राइब करना पड़ेगा। सो दैट बिकम्स डिफिकल्ट। तो आसान तरीका क्या है, एंगल बता दो, काम हो गया, है ना। एंड दैट्स वाई फेज इज़ इम्पॉर्टेंट। आया समझ में। यही फेज कंसेप्ट आएगा आगे वेव्स में, इसके नेक्स्ट लेसन में, तब भी मैं ये वापस से ये फेज टॉपिक उठाऊंगा, तो तब आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रहनी चाहिए। नेक्स्ट है कंपोजिशन ऑफ 2 SHM। अगर एग्जाम्पल के तौर पर जब मैं इस पेन से इस बोर्ड पर स्ट्राइक कर रहा हूँ, साउंड क्रिएट हो रहा है। क्यों क्रिएट हो रहा है, ये मैंने मारा, ये साउंड क्रिएट हुआ, यहाँ बोर्ड पे मारा, साउंड क्रिएट हो रहा है। क्यों, साउंड कैसे क्रिएट होता है, ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ दिस सरफेस। सही बात है ना, वाइब्रेशन से साउंड क्रिएट होता है, ये समझ में आ रहा है सबको। वाइब्रेशन मतलब क्या है, ऑसिलेशन से। यहाँ आवाज़, यहाँ टच करो और आ करो, करके देखो, चेक करो, करो आ तो निकालो, आवाज़ तो निकालो, आ करो, हो रहा है, फील हो रहा है क्या, चेक किया, मतलब यहाँ पर भी कुछ तो है जो वाइब्रेट करके साउंड क्रिएट कर रहा है। अगर वो नहीं होता, वॉइस बॉक्स बोलते हैं हम इसको, अगर वो नहीं होता तो साउंड नहीं क्रिएट होता। तो वाइब्रेशन से साउंड क्रिएट होता है। मतलब जब मैंने यहाँ पर इसको फटका लगाया, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे वाइब्रेशंस क्रिएट हुए, क्योंकि दिख नहीं रहा, मतलब छोटे लेवल पे, हमारी आँखों की रेंज से बाहर, बट है, दैट इज़ प्रोड्यूसिंग साउंड, है ना। अगर मैं 2 ले लूँ तो 2 चीज़ों से इसको, ये एक, ये 2, तो अब यहाँ पर एक ही पॉइंट पर क्या हो रहा है, 2 वाइब्रेशंस, 2 अलग अलग SHM साथ में आ रहे हैं। सो दिस इज कंपोजिशन ऑफ 2 SHM। तो इसका रिजल्ट क्या होगा वो हम लोग मैथमेटिकली पढ़ेंगे। अच्छा, मैथमेटिकली पढ़ने से पहले लॉजिक से सोचो, क्या रिजल्ट आया। हाँ, मतलब दोनों का क्या हो रहा है, दोनों ऐड हो रहा है ना, मैथमेटिकली ऐड हो रहा है, मतलब वेक्टर वाला एडिशन है, ऑर्डिनरी एडिशन नहीं है। इसका इंटेंसिटी उसका इंटेंसिटी, इसका एम्पलीट्यूड उसका एम्पलीट्यूड, वेक्टर मैथमेटिक्स से ऐड होगा। अच्छा, एम्पलीट्यूड इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, है ना, डिस्प्लेसमेंट, एम्पलीट्यूड, ये सारी वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर मेरे पास वेक्टर है A1 और दूसरा वेक्टर है A2, तो इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर A क्या होगा, अंडर रूट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड, दैट विल बी अंडर रूट ऑफ इसका मैग्नीट्यूड प्लस इसका मैग्नीट्यूड प्लस 2 टाइम्स A1 A2 cos ऑफ एंगल बिटवीन दीज 2 वेक्टर्स विच इज लेट अस से फाई। तो ऐसा ही सिमिलर टाइप का रिजल्ट आएगा हमारे एग्जाम्पल में, जहाँ पर हम लोग 2 अलग अलग SHM लेंगे, उनको कंबाइन करेंगे मैथमेटिकली। वी विल डू एनालिटिकल ट्रीटमेंट, मतलब हम लोग मैथमेटिक्स का यूज़ करेंगे, एनालिटिकल ट्रीटमेंट बोलते हैं हम इसको। सो एनालिटिकल ट्रीटमेंट मतलब क्या, वी विल यूज़ मैथमेटिक्स टू बेसिक मैथमेटिक्स टू शो दैट द एम्पलीट्यूड्स ऐड इन दिस वे, है ना। तो और हम लोग ये भी दिखाएंगे कि 2 SHM जब कंबाइन होती है
तो SHM ही बनता है, ठीक है। एक SHM है, दूसरा SHM आया तो क्या बन जाएगा, कॉम्बिनेशन भी SHM ही होगा, ये भी हम लोग प्रूव करेंगे। और जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो इस फॉर्मूला से मिलेगा, है ना। सो वी विल प्रूव दैट यूजिंग बेसिक मैथमेटिक्स। हमारे जो इक्वेशंस है डिस्प्लेसमेंट के उनका यूज़ करेंगे। ये स्पेसिफिक है, जनरल वाले इक्वेशंस का यूज़ करके वी कैन प्रूव इट। स्पेसिफिक इक्वेशंस का यूज़ करके प्रूव करना ज़्यादा आसान है, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली अपने टेक्स्ट बुक में उन लोगों ने जनरल इक्वेशंस यूज़ किया, तो थोड़ा सा मैथमेटिक्स बढ़ेगा, बाकी चीज़ें ज़्यादा नहीं है उसमें, ठीक है। अगर मैं ये इक्वेशन ले लूँ ना तो बहुत आसानी से 2-4 लाइन का प्रूफ है, पिछले सिलेबस में था, उन लोगों ने हटा के अभी क्या कर दिया, जनरल कर दिया। तो ठीक है, जनरल पढ़ लेते हैं, थोड़ा मैथमेटिक्स हैवी होगा आपके लिए, तो ध्यान से देखना। नहीं ऐसा नहीं करेंगे। तुम लोग एक ध्यान में रखो कि तुम्हारा स्टेट बोर्ड का पेपर जो सेट होता है ना, वो टेक्स्ट बुक के बाहर से कभी सेट नहीं होता है। उनको सिर्फ इतना ही एक्सपेक्टेड है कि तुम टेक्स्ट बुक का सब रट लो तो भी चलेगा, तुमको कुछ समझा नहीं होगा तो भी चलेगा, ऐसा अपना एग्ज़ाम पैटर्न है। सो दिमाग लगाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप खुद लगा सकते हो। मैं अभी एक ये जो जनरल केस पढ़ा रहा हूँ उसको समझ के आप स्पेशल केस का डेरिवेशन खुद कर सकते हो, है ना। बट यू हैव टू यूज़ योर ब्रेन, कर सकते हो, उतना कोई टफ नहीं है। सो नाउ हेडिंग दे दो, कंपोजिशन। अच्छा, ये डेरिवेशन बहुत बड़ा है, मेरे को बहुत ज़्यादा जगह लगेगी बोर्ड पे, तो बोर्ड की जगह बढ़ा देते हैं। ओके, हेडिंग दे दो, क्या दोगे हेडिंग, कंपोजिशन ऑफ, हेडिंग दे दो नोटबुक में, कंपोजिशन ऑफ 2 SHM। 2 सिंपल हार्मोनिक मोशन, मैंने एग्जांपल बताया, एक 2 वाइब्रेशन एक ही ऑब्जेक्ट के बाद एक साथ हो रहे हैं, ठीक है। सो द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट और रिजल्टेंट मोशन कैसा होगा वो हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो जनरल है बिल्कुल डेरिवेशन, लेकिन कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस है वो हम लोग समझ लेते हैं। कंसीडर अ पार्टिकल सब्जेक्टेड साइमल्टेनियसली टू 2 SHM, ठीक है, 2 SHM है, हैविंग सेम पीरियड एंड अलोंग सेम पाथ। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ लिख लेते हैं, कंसीडर 2 SHM हैविंग सेम, क्या क्या है उसका, टाइम पीरियड T सेम है, और क्या सेम है, सेम पाथ, ठीक है। मैंने ढंग से नहीं लिखा, आपको वो बुक में है वैसा स्टेटमेंट लिखना है, मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिख रहा हूँ यहाँ पर। ओके, सो हम लोग उसको एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं एज यूजुअल, बट द डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स एंड इनिशियल फेज, इनिशियल फेज इज डिफरेंट, डिफरेंट एम्पलीट्यूड एंड इपॉक, इपॉक मतलब इनिशियल फेज, ठीक है। डिफरेंट एम्पलीट्यूड है, डिफरेंट फेज है, तो इक्वेशंस क्या हो जाएगी, x1 पहले पार्टिकल एक का इक्वेशन, x1 इक्वल टू a1, अब a उन्होंने कैपिटल लिया स्मॉल लिया, हम लोग कैपिटल ही लेते हैं, a1 साइन ओमेगा t प्लस phi1। मुझे बताओ, 2 अलग अलग मोशन है तो उसका टाइम सेम रहेगा या अलग रहेगा, टाइम सेम रहेगा, ठीक है। ओमेगा सेम है क्योंकि उन्होंने बोला है कि हमें कौन सी केस लेनी है, टाइम पीरियड सेम वाली। अगर टाइम पीरियड अलग लेंगे देन इट विल नॉट बी SHM, इट विल बी केओस, वो अलग अलग टाइप का एडवांस फिजिक्स का प्रॉब्लम हो जाता है जहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड मोशन बनता है, ठीक है। सो हमारा अजम्पशन क्या है कि दोनों मोशन का जो टाइम पीरियड है वो सेम है, उसके बाद सेम पाथ है जिससे वो एक दूसरे को ओवरलैप करेगी। अलग अलग पाथ पे होगी तो उनमें इंटरफेरेंस नहीं होगा, ओवरलैप नहीं होगा। इंटरफेरेंस पढ़ाया है मैंने आपको वेव ऑप्टिक्स में, उसी टाइप का थोड़ा बहुत यहाँ पर डेरिवेशन होने वाला है। चलो, तो ये हो गया पहले पार्टिकल के लिए। सिमिलरली दूसरे का डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, a2 साइन ओमेगा t प्लस phi2। अगर मैं दोनों को कॉस के इक्वेशंस लिखूँ तो भी चलेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता साइन का लिखो या कॉस का, क्योंकि हमने साइन के इक्वेशंस पढ़े तो हम लोग साइन के इक्वेशंस लिख रहे हैं, है ना। ये फेज कांस्टेंट चेंज होते हैं अगर आप कॉस के इक्वेशंस भी लिखते हो तो ये हो गया अपने पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन। तो मुझे बताओ टोटल डिस्प्लेसमेंट, द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ये कितना होगा। अगर मेरे पास एक पार्टिकल है यहाँ पर, एक स्प्रिंग के वजह से डिस्प्लेसमेंट हुआ x1,
दूसरे स्प्रिंग की वजह से डिस्प्लेसमेंट हुआ x2, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा x1 प्लस x2 वेक्टर में या फिर फंक्शंस में, ये फंक्शन मेथड है तो यहाँ पर हमारे फंक्शंस ऐड होंगे, है ना। सो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट x विल बी x1 प्लस x2, मतलब कितना a1 साइन ओमेगा टी प्लस फाई वन प्लस यहाँ लिख देता हूँ a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई टू। यहाँ तक समझ में आया। अब इसके आगे पूरा ट्रिग्नोमेट्री है, फिजिक्स खत्म हो गया। इसके आगे जो भी है वो क्या है, ट्रिग्नोमेट्री है। तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, यूजिंग साइन ऑफ a प्लस बी। फॉर्मूला बताओ, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। सही है, सही है क्या फॉर्मूला। तो कहाँ कहाँ लगाए, x इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस वाई साइन a प्लस बी। क्या फॉर्मूला है, साइन a मतलब साइन कॉस फाई वन प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाई वन, और पूरे को a1 से मल्टीप्लाइड है तो मैंने दोनों तरफ a1 लिख दिया। सही लिखा है क्या, सही किया है यहाँ तक का। सेकेंड टर्म का भी सेम एक्सपेंशन होगा, प्लस a2 साइन ओमेगा टी कॉस फाई टू प्लस a2 कॉस ओमेगा टी साइन फाई टू। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ में क्लियरिटी होनी चाहिए कि कॉन्स्टेंट्स कौन से हैं और फंक्शंस कौन से हैं, ये आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। मुझे बताओ फाई वन और फाई टू ये कॉन्स्टेंट्स थे या फंक्शंस थे, इनिशियल फेज कांस्टेंट था। तो यहाँ पर कॉस फाई वन ये कांस्टेंट नंबर है, ये फंक्शन नहीं है, भले ही कॉस लगा हुआ है। कॉस ऑफ 30 ले लो, कॉस ऑफ 30 इज अ प्योर नंबर, है ना। कॉस ऑफ एक्स इज फंक्शन बट कॉस ऑफ 30 इज प्योर नंबर। तो ये नंबर है, ये नंबर है, ये नंबर है, ये नंबर, दीज आर कॉन्स्टेंट्स। a1 a2 ये सारे कॉन्स्टेंट्स हैं। फंक्शन कौन है, ये, क्योंकि इसमें टाइम आ रहा है, ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, ये फंक्शन है। तो क्या करते हैं, सेम फंक्शन जो है उसके कॉन्स्टेंट्स को एक ब्रैकेट में ले लेते हैं, चलेगा। तो क्या होता है देखो यहाँ पर x इक्वल टू साइन ओमेगा टी वाला फंक्शन के कांस्टेंट है a1, यहाँ पर देख लो a1 कॉस, ये दिख रहा है क्या, a1 कॉस फाई वन, इसका साइन ओमेगा टी का, इधर क्या है a2 कॉस या साइन कॉस फाई टू। ये मेरा टोटल क्या है, ये दोनों कांस्टेंट्स ही है और उसके साथ क्या मल्टीप्लाइड है, ये मेरा फंक्शन है, ठीक है। प्लस ये हो गया मेरा पहला टर्म, प्लस दूसरा टर्म बताओ, दूसरे टर्म में क्या कॉमन है, क्या ब्रैकेट में ले ले, a1 साइन फाई वन प्लस a2 साइन फाई टू कॉस ओमेगा टी। कॉस ओमेगा टी मेरा फंक्शन है, ये समझ में आ रहा है कॉन्स्टेंट्स क्या है और फंक्शन क्या है। कॉन्स्टेंट्स को ब्रैकेट में ले लिए, फंक्शंस कॉमन ले लिए, ठीक है। अब मैं इस कांस्टेंट को कोई और कांस्टेंट के फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, मेरा चॉइस है ना। लेट मी गिव यू वन एग्जांपल। लेट अस से मेरे पास कांस्टेंट c1 है प्लस दूसरा कांस्टेंट c2 है, इसको मैं c3 कांस्टेंट के नाम से लिख सकता हूँ, है ना, अपने पास चॉइस है। तो मैं इस कांस्टेंट टर्म को, ये कांस्टेंट ही है, भले कॉस होगा तो भी वो है तो कांस्टेंट ही, मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूँ। लेट, मैं पहले नाम दे देता हूँ, क्या क्या नाम देना है। लेट, इस कांस्टेंट को नाम दे देते हैं r cos डेल्टा। रुक जाओ, बुक वाले सिंबल्स यूज़ करेंगे। डेल्टा है क्या उनका सिंबल, हाँ डेल्टा ही है, तो हम लोग बुक वाला ही सिंबल यूज़ करेंगे। मैंने इस पूरे टर्म के लिए क्या नाम दिया, r cos डेल्टा, ये मैंने इस कांस्टेंट को नाम दिया और इसको बोलता है a1 cos फाई वन प्लस a2 cos फाई टू। ये पूरा कांस्टेंट था, मैंने उसको नाम रिप्लेस कर दिया। नाम रिप्लेस करते वक्त मैंने स्मार्टली रिप्लेस किया है, ठीक है। मैंने कॉस, ये कॉस थे इसलिए मैंने कॉस भी रिटेन किया है, बट मैंने दो नए नंबर a1 a2 की जगह मैंने r एक नया कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया और फाई वन फाई टू की जगह कॉस के अंदर एक एंगल इंट्रोड्यूस किया। तो मैंने इसको कांस्टेंट तो रखा है लेकिन उसका फॉर्मेट चेंज नहीं किया है। वो कोसाइन ऑफ सम नंबर था तो मैंने कोसाइन ऑफ सम नंबर के ही फॉर्म में रखा उसको। और कॉस रखने का एक और रीज़न है, वो अभी आपको एक स्टेप के बाद समझ जाएगा। इसको क्या रखेंगे हम, सिमिलर लॉजिक लगाएंगे, इसको साइन डेल्टा नाम दे देंगे, a1 साइन फाई वन प्लस a2 साइन
φ2। अब अगर मैं ये वैल्यू यहाँ डाल दूँ तो मेरे पास एक फॉर्मूला बन जाता है सिंपल वाला ट्रिग्नोमेट्री का, और वो मुझे पता था इसलिए मैंने ये कांस्टेंट ऐसे लिखे। क्या फॉर्मूला है बताओ? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। क्या फॉर्मूला है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। हमें पता है इसलिए मैंने ये कांस्टेंट ऐसे लिखे। इसको मैं C1 C2 या R1 R2 लिख सकता था, पर मेरा फिर ये जो इतना बड़ा इक्वेशन है वो छोटा नहीं होता, तो उसको मैं छोटा कर सकता हूँ, इसलिए मैंने इन कांस्टेंट को भी साइन और कॉस के फॉर्मेट में रिटेन किया। ठीक है, लेट अस पुट दिस वैल्यू हियर। अब यहाँ पर देखो कांस्टेंट हमने नया इंट्रोड्यूस किया। हमें क्या पता था? हमें ये पता था, हमें ये पता था, हमें ये पता था, हमें ये पता था। आर और डेल्टा हमें कहाँ पता है? ये तो हमने अपने खीसे में से डाला है ना। तो ये पूरा सॉल्व करने के बाद हमें इन इक्वेशंस को अलग से सॉल्व करके इनमें से आर और डेल्टा के इक्वेशंस निकालने होंगे जिनमें φ1 और a1 होगा। मतलब मैं a1 और φ1 की वैल्यूज से आर और डेल्टा की वैल्यू मुझे निकालते आनी चाहिए, तो उनको बाद में हम लोग सॉल्व करेंगे। इनको इक्वेशन नंबर दे देते हैं। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1, ये वाला इक्वेशन दे देते हैं 2, और इसको दे देते हैं 3, या फिर 3 4 देना है तो 3 4 दे दो, 3 and 4। ठीक है, अब ये वैल्यू ऊपर डाल दो। सो इक्वेशन 2 बिकम्स, क्या हो जाएगी इक्वेशन 2? x इक्वल टू आर कॉस डेल्टा साइन ओमेगा टी। मैं सिर्फ इसको थोड़ा रीअरेंज कर देता हूँ, साइन ओमेगा टी कॉस डेल्टा। चलेगा क्या? कोई फर्क पड़ता है क्या? हाँ, मल्टीप्लिकेशन है, उल्टा पुल्टा कर सकते हैं, और वेक्टर्स भी नहीं है तो कर सकते हैं। फंक्शंस है, फंक्शंस का सीक्वेंस बदल सकते हो। इधर देखो, आर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन डेल्टा, चलेगा ना? कांस्टेंट का सीक्वेंस बस बदल दिया है, साइन डेल्टा। अब ये मेरा फॉर्मेट आ गया, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। सो दिस इज साइन ऑफ ए प्लस बी। सही है, साइन ऑफ ए प्लस बी। कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया है यहाँ लिख दो, यूजिंग साइन ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, वो लिख सकते हो आप, है ना? नाउ लुक एट दिस फाइनल रिजल्ट, इक्वेशन नंबर 5। दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स, कौन सा मोशन है देख लो जरा, ओरिजिनल मोशन की इक्वेशन देखो और ये वाला इक्वेशन देखो, इसी फॉर्मेट में है, सिर्फ ए और डेल्टा की जगह कॉन्स्टेंट्स चेंज हुए। मतलब द रिजल्टेंट मोशन इज ऑल्सो SHM, इज ऑल्सो लीनियर SHM। दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ लीनियर SHM। सही बात है, प्रूफ भी कर सकते हो। इसको 2 बार डेरिवेटिव ले लो, एक्सेलरेशन आ जाएगा, एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू -x। प्रूफ कर सकते हो अगर करना है तो। हम लोग नहीं करेंगे, हमको पता है ये इक्वेशन ऑफ SHM है। देयरफॉर क्या लिखेंगे हम लोग? विथ एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड कितना? रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड r, एंड फेज कितना? फेज कांस्टेंट या फिर इपॉक कितना? डेल्टा। अब ये इपॉक डेल्टा और एम्पलीट्यूड r हमें नहीं पता है ना? ये तो हमने अपने जेब से डाला है, तो अब उनको इवेल्युएट करेंगे अलग से, क्योंकि ये तो हो गया। हमने यहाँ पर क्या प्रूफ कर दिया? व्हाट वी हैव प्रूव्ड सो फार, दैट इफ यू हैव 2 SHM having same time period or same frequency and acting along same line on the same particle, then the resultant motion is also SHM। तो 2 SHM मिलके क्या बनता है? SHM ही बनता है। ये यहाँ पर हमने प्रूव किया। लेकिन वो जो SHM बनेगा उसका एम्पलीट्यूड कितना होगा, उसका फेज क्या होगा, इनिशियल फेज, है ना? उसका फेज कांस्टेंट क्या होगा, ये हमें डिटरमाइन करना पड़ेगा फ्रॉम दीज इक्वेशंस। कैसे करेंगे देखो, मुझे R को फाइंड करना है। सो यहाँ पर एक छोटा सा सब हेडिंग दे देंगे। क्या फाइंड करेंगे? एक्सप्रेशन फॉर R, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। ठीक है, और उसके बाजू में फेज फाइंड कर लेंगे, दोनों बाजू में कर लेंगे। सो अगर मुझे R निकालना है तो आई डोंट वांट दिस डेल्टा। मेरे पास 2 इक्वेशन है ऐसे, एक साइन का एक कॉस का, मुझे इसको एलिमिनेट करना है। कैसे करेंगे बताओ? अगर मैं दोनों इक्वेशन को डिवाइड करूँ तो साइन और कॉस एलिमिनेट होगा क्या? हो जाएगा क्या? साइन कॉस कट हो जाएगा क्या? नहीं होगा। डिवाइड करने से कहाँ कट होगा?
अगर स्क्वायर और ऐड कर दे तो, स्क्वायर करके ऐड करूँ तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? 1। गायब हो गया डेल्टा। हमें डेल्टा को तो गायब करना है ना, आर निकालना है तो डेल्टा को गायब करना पड़ेगा। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड मैथ्स में पढ़ाया होगा आपको ये, है ना? तो वही मेथड पढ़ा रहा हूँ मैं। इन दोनों को स्क्वायर करो, ऐड करो। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ये करना है, एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन नंबर 3,4। ये दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करो और ऐड करो। इसको स्क्वायर करो और ऐड करो, हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा प्लस आर स्क्वायर साइन कॉस स्क्वायर डेल्टा इक्वल टू इस ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस इस ब्रैकेट का स्क्वायर, है ना? बड़ा बड़ा हो, डायरेक्ट स्क्वायर कर ले क्या? चलो इसका स्क्वायर बताओ। कॉस स्क्वायर 5(1) प्लस कॉस 5(1) कॉस 5(2). सही है क्या? ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसका भी वैसे ही करेंगे प्लस, क्योंकि इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर है ना। दूसरे वाले का बताओ, a1 स्क्वायर साइन स्क्वायर 5(1) प्लस a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर 5(2) प्लस 2a1 a2। ठीक है, अभी मेरे पास जगह नहीं इसलिए मेरा फॉन्ट साइज छोटा होते जा रहा है। ठीक है, दिख रहा है क्या उधर? देखो दिखता है, विजिबल आएगा। ठीक है, बाकी तो तुम लोग कर सकते हो, इतना a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर तो आता ही है। अब यहाँ जरा ध्यान से देखना, a1 यहाँ पहले लेफ्ट साइड देख लो, आर स्क्वायर कॉमन ले लो, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, साइन स्क्वायर डेल्टा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा 1 हो गया। तो ये आर स्क्वायर बच गया लेफ्ट साइड में। राइट साइड में क्या, ये पूरे इक्वेशन का आर स्क्वायर ही बचा, बाकी खत्म हो गया सब। राइट साइड में a1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5(1), a1 स्क्वायर साइन स्क्वायर 5(1), कितना? a1 स्क्वायर बच गया। a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5(2), a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर 5(2), a2 स्क्वायर बच गया। इसका क्या बच रहा है? 2a1 a2 कॉस 5(1) 5(2), 2a1 a2 साइन 5(1) 5(2). तो इसमें कुछ ऐसा सिंप्लीफाई तो नहीं हो रहा है, लेकिन a1 a2 और 2 को कॉमन ले सकता है। तो 2a1 a2 ब्रैकेट में लिख दो, साइन 5(1) साइन 5(2) प्लस साइन 5(1) साइन 5(2), ये पहला टर्म प्लस ये दूसरा टर्म कॉस 5(1). इसका भी एक फॉर्मूला है मेरे हिसाब से, है ना? साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी इज कॉस ऑफ ए माइनस बी। सही है? सही है ना? a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस 5(1) माइनस 5(2). इससे ज़्यादा हम लोग इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो मेरे पास r क्या आ गया? अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर, थोड़ा ढंग से लिखो यार, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस ऑफ what is 5(1) minus 5(2)? It is phase difference between these two SHM. So ये दोनों ऑसिलेशंस का के बीच का फेज का डिफरेंस है ना? तो R का इक्वेशन आ गया, है ना? हमें a1 a2 पता था क्या? स्टार्टिंग में पता था। 5(1) 5(2) पता था क्या? हाँ। तो इस पे से हम लोग R निकाल सकते हैं। तो जो रिजल्टेंट SHM होगा उसका एम्पलीट्यूड इतना होगा, ये हम लोग निकाल सकते हैं डायरेक्टली, बिना मोशन प्रोड्यूस किए, बिना एक्सपेरिमेंट किए भी हम लोग डायरेक्ट बता सकते हैं। इफ़ वी नो कि पहला SHM का एम्पलीट्यूड क्या था, फेज़ क्या था, दूसरे का एम्पलीट्यूड फेज़ पता होगा तो। ठीक है, अगर दोनों का फेज़ बराबर हो तो फेज़ डिफरेंस 0 हो जाएगा। इफ़ बोथ मोशन स्टार्ट फ्रॉम मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब क्या? फेज़ डिफरेंस 0 हो जाएगा, है ना? या फिर एक्सट्रीम से दोनों स्टार्ट करें तो भी फेज़ डिफरेंस 0, क्योंकि सेम फेज़। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, अगर दोनों SHM का फेज सेम है तो फेज डिफरेंस 0, मतलब सेम जगह से स्टार्ट करें, मीन से करे, एक्सट्रीम से करे, किधर से भी करे, सेम जगह से अगर मोशन स्टार्ट हो रहा है तो फेज डिफरेंस 0। फेज डिफरेंस 0 हो गया तो कॉस 0 1, मतलब ये टर्म क्या हो जाएगा? a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 क्या हो गया? a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर और उसका रूट, मतलब a1 प्लस a2। उस केस में एम्पलीट्यूड सिंपली ऐड हो जाएगी, दैट विल बी द रिजल्टेंट।
2 सेंटीमीटर का पहले का एम्पलीट्यूड, दूसरे का 3 सेंटीमीटर का, टोटल 5 हो जाएगा, सीधा सीधा ऐड होगी। अगर आउट ऑफ फेज है, एक इधर से स्टार्ट हो रहा है, एक एक्सट्रीम से स्टार्ट हो रहा है, तो फेज डिफरेंस कितना आएगा? 90 आएगा ना। एक मीन से स्टार्ट कर रहा है तो 510, 5 कितना 90, तो 90 माइनस 0 कर लो, तो कॉस ऑफ 90 माइनस 0 कितना? कॉस ऑफ 90, कॉस 90 कितना? 0। ये टर्म 0 हो गया तो क्या आ जाएगा? a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर का रूट आ जाएगा। अगर पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट कर रहे हैं तो फेज डिफरेंस 180 का आ जाएगा। कॉस 180 कितना? -1। एक्सट्रीम से स्टार्ट कर रहे हैं, एक इधर से एक इधर से, या फिर दोनों का फेज डिफरेंस कितना है? 180 है। 180 फेज डिफरेंस में ये कॉस 180 -1 हो जाएगा, ये टर्म माइनस हो जाएगी। सो व्हाट विल बी द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड? a1 माइनस a2। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? a1 माइनस a2। सो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस 2a1 a2, दैट इज a1 माइनस a2, वो आ जाएगा रिजल्टेंट। मतलब एम्पलीट्यूड्स कैंसिल होगी। याद करो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, वैसे ही कुछ तो यहाँ पर भी हो रहा है ना, क्योंकि वहाँ पर जो लाइट वेव है वो वेव्स है, और वेव्स जो है वो ऑसिलेशन से बनती है ना। वहाँ पर पार्टिकल्स ऑसिलेट नहीं कर रहे थे लाइट वेव्स के केस में। लाइट वेव्स के केस में कौन ऑसिलेट कर रहा था? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर पार्टिकल्स ऑसिलेट कर रहे हैं, ये मैकेनिकल पार्ट है, मतलब यहाँ पर मैकेनिकल ऑब्जेक्ट्स ऑसिलेट करेंगे, बट फिजिक्स स्टिल रिमेन्स सेम, इक्वेशन सेम है, रिजल्ट्स भी सेम है ना। अगर दोनों का फेज डिफरेंस 0 है तो कौन सा इंटरफेरेंस हो रहा है? यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव, एम्पलीट्यूड्स बढ़ रहे हैं, एक वेव दूसरे वेव को बढ़ा रहा है ना, एक ऑसिलेशन दूसरे ऑसिलेशन को इंक्रीज कर रहा है। आउट ऑफ फेज होंगे तो मतलब 180 डिग्री होगा तो उस केस में वो एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर रहा है ना। आउट ऑफ फेज होगा 180 डिग्री आउट ऑफ फेज तो डिस्ट्रॉय कर रहा है, एम्पलीट्यूड 0 हो जाएगा अगर सेम एम्पलीट्यूड है तो। a1 माइनस a2 है ना रिजल्टेंट, सेम हो गया तो दे विल डिस्ट्रॉय ईच अदर। एक ऑसिलेशन आया, दूसरा ऑसिलेशन आया और ख़त्म हो गया ऑसिलेशन, ऐसा भी हो सकता है ना। ओके, तो ये हो गया अपना रिजल्टेंट। और मुझे डेल्टा भी तो चाहिए। डेल्टा कैसे निकालेंगे? डेल्टा निकलते वक्त आर को गायब करना है। अगर मैं दोनों इक्वेशन को डिवाइड करूँ तो आर कट हो जाएगा। सो एक्सप्रेशन फॉर डेल्टा, तो क्या करेंगे? इक्वेशन 3 और 4 को डिवाइड करेंगे। इक्वेशन 4 डिवाइड बाई 3 करो, इक्वेशन 4 डिवाइड बाई इक्वेशन 3 डिवाइड करेंगे तो r अपॉन आर कट हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस कितना? tan डेल्टा हो जाएगा। ये इक्वेशन डिवाइड बाई ये इक्वेशन, a1 साइन फाई 1 प्लस a2 साइन फाई 2 अपॉन a1 कॉस फाई 1 प्लस a2 कॉस फाई 2। इसको और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते तो दिस विल बी द फाइनल आंसर। डेल्टा विल बी tan इनवर्स ऑफ दिस, है ना। और ज़्यादा वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है तो नहीं सॉल्व कर सकते, ठीक है। सो दिस इज़ द रिजल्टेंट फेज, दिस इज रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, ठीक है, लिख लो। उसमें केसेस दिए, केसेस होमवर्क कर सकते हो, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। आज के लिए इतना ही करेंगे, एनर्जी नेक्स्ट क्लास में पढ़ता है। चलो, तो अभी कौन सा कराऊँ? नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल 5.3 करें। एग्जाम्पल 5.3, ठीक है। क्या है पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन। A particle performing linear SHM with a period of 6 seconds is at positive extreme at t equal to 0। तो पहले तो हमें क्या दिया है वो लिख लो, t equal to 6 सेकेंड, ये क्या है? टाइम पीरियड दिया है। हाँ, अब वो t equal to 0 पे पॉजिटिव एक्सट्रीम पे है, मतलब अब ये अपना मोशन हम लोग जैसे बनाते हैं ना, ये आपका ओरिजिन पे पार्टिकल होता है, यहाँ से स्टार्ट करता है, बट अब इस केस में कहाँ से स्टार्ट कर रहा है? यहाँ से। t इक्वल टू 0 पे यहाँ पर है पार्टिकल, ठीक है, और ये माइनस है, ये एम्पलीट्यूड हो गया, प्लस है माइनस है, पॉजिटिव एक्सट्रीम नेगेटिव एक्सट्रीम। और क्या बोला है? t इक्वल टू 0 पे यहाँ से स्टार्ट कर रहा है। द पार्टिकल इज फाउंड टू बी एट डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस पोजिशन एट टाइम t इक्वल टू 7 सेकेंड। सो एट स्मॉल t इक्वल टू 7 सेकेंड्स पार्टिकल कहाँ पर है? 3 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस पोजिशन, यहाँ से 3 सेंटीमीटर आगे। अब एम्पलीट्यूड कितना दिया है ये ज़रूरी है समझने के लिए इस क्वेश्चन को, और आगे देखते क्या बोला है। बिफोर रीचिंग द मीन पोजिशन,
अच्छा, बिफोर रीचिंग द मीन पोजीशन मतलब मीन पोजीशन से पहले 3 सेंटीमीटर चला है, ठीक है। फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ एस एच एम, एम्पलीट्यूड ही निकालना है अपने को, तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड ही निकालना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, यहाँ पर टेक्स्ट बुक में थोड़ा अलग सॉल्यूशन है, मैं आपको एक और टेक्निक बताता हूँ, क्योंकि हमने फॉर्मूले सारे डिराइव किए हैं। अगर पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट हो जाए, अभी लिखोगे नहीं, पहले हम लोग सॉल्व करके देखते हैं, अगर अपना आंसर मैच हो गया तो अपना टेक्निक सही है, नहीं तो उनका प्रोसीजर तो है ही लंबा वाला। फॉर पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन, क्या फॉर्मूला है बताओ? बुक में मत देखो, बुक वाला फॉर्मूला नहीं, हमने जो डिराइव किया था वो फॉर्मूला, x इक्वल टू, कल जो मैंने आपको होमवर्क दिया था उसमें x का फॉर्मूला आप लोगों ने डिराइव किया था, क्या था फॉर्मूला? ओमेगा नहीं था, वो वेलोसिटी में रहता है, डिस्प्लेसमेंट में सिर्फ a आता है, a cos ओमेगा t। x ये उसका डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन है, ठीक है। इस केस में ये क्या होगा, भले ही पार्टिकल कहीं से भी स्टार्ट करे, x क्या है? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, ये हमने डिफाइन ही किया था स्टार्टिंग में। x हमें दिया है क्या नहीं दिया, हमें इनडायरेक्टली दिया हुआ है। x कितना है यहाँ देख के बताओ, a-3 सेंटीमीटर्स में, सो दिस इज a-3 सेंटीमीटर्स में, इस तरफ a, क्योंकि a अपने पास नहीं है, ये सारा सेंटीमीटर में है। cos ओमेगा, ओमेगा इज 2 पाई बाई टी, सो ये हो गया मेरा 2 पाई बाय कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी। अब वैल्यूज डाल देते हैं, a-3 a cos 2 पाई, कैपिटल टी और स्मॉल टी कितना है? कैपिटल टी है 6 है ना, स्मॉल टी है 7, ये आ गया, इधर का हो गया। इधर क्या कर सकते हैं हम, इसको देखना पड़ेगा, चलो पहले इसको तो सॉल्व कर लें, या फिर इस कैपिटल ए को इधर ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा a-3 अपॉन कैपिटल ए, सही है, इक्वल टू, इस तरफ क्या आएगा 2 1 2 2 3 6 है ना, सो ये आ गया cos ऑफ 7 पाई बाई 3। अब क्या कर सकते हैं, देखो इसको हम लोग, इसका कॉस इनवर्स नहीं निकाल सकते क्योंकि यहाँ अननोन है, तो सिंपली इसका ही कॉस निकालना है, ये कॉस ऑफ दिस एंगल। अब ये 7 पाई बाई 3 है, ऑब्वियस बात है हम इसको कैलकुलेटर से या लॉग टेबल से नहीं निकाल सकते, ये रेडियन में, इसको क्या करना होगा, डिग्री में करना होगा। तो इसको कैसे डिग्री में करेंगे, 7 पाई बाई 3 इंटू 180 अपॉन पाई, और ये गया 3 6 18, सही है क्या? तो कितना आ रहा है 420 डिग्री। अब प्रॉब्लम ये है कि 420 डिग्री का कॉस भी नहीं है अपने टेबल में, मतलब इसको 360 प्लस समथिंग करना पड़ेगा। 360 प्लस कितना करें, 360 प्लस कितना, तो 400 हो जाएगा ना, 420 चाहिए। 420 को 360 प्लस कितना लिखे, अच्छा 60 बोला, हाँ तो सही है। तो ये क्या हो जाएगा, a-3 अपॉन a इक्वल टू, ये क्या आ गया, cos ऑफ 360 प्लस 60 है, तो ये कितना आ गया, cos ऑफ 60 आ गया। cos ऑफ 60 कितना होता है, a-3 अपॉन a इज़ 1/2। अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, ये निकाल सकते हो, कर लेते चलो। a-3 इक्वल टू कितना, a/2, इसको इधर ले लो, a-a/2 इक्वल टू इक्वल टू 3, 1 माइनस हाफ इज हाफ, a इक्वल टू 6 सेंटीमीटर बराबर आएगा, मंडे बराबर केलेंगे, ठीक है। अब इसको थोड़ा ढंग से लिख लेते हैं, कहाँ से स्टार्ट करें, बस यहीं से ही स्टार्ट करेंगे। गिवन डेटा थोड़ा ढंग से लिखना, डायग्राम बनाओ, बाकी सब तो सही है ना। यहाँ पर ये भी गिवन डेटा में ही लिख दो, सॉल्यूशन यहाँ से थोड़ा सा टेक्स्ट बुक से अलग किया हमने, बट ठीक है, आगे जाके तो सेम ही हो रहा है। हाँ, इधर का इक्वेशन अपना थोड़ा सा हमने सिंपल वाला यूज़ कर लिया है।